आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे कंट्रोल किया जाता है लास्ट क्लास में हम आपको बता चुके हैं। तो आज समय आ चुका है कि अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर ही दें। तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास, आज का जो क्लास है हम लोग का वो 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जनरली होता क्या है, बहुत सारा बच्चा मुझे कंप्लेन करता है कि सर 11th में तो हमने ऑर्गेनिक पढ़ा ही नहीं, तो फिर कैसे आप 12th का ऑर्गेनिक सिखाएंगे। मेरा 11th में ऑर्गेनिक डूबा हुआ है। मेरे पास हमेशा दो तरह का बच्चा आता है, एक जिनका ऑर्गेनिक 11th में कंप्लीट रहता है और दूसरा जिन्होंने 11th में पढ़ा ही नहीं। तो फिर ऐसे बच्चों को कैसे सिखाया जाए। ये बच्चा कहेगा कि आप मुझे कैसे सिखाएंगे, मुझे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एबीसी भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, 11th में पढ़ा ही नहीं और 12th में तो आ चुके हैं और अब 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए, जिन्होंने पढ़ा है थोड़ा रिवाइज कर लें और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अब ये बात मत याद रखिए कि 11th में हमने नहीं पढ़ा, भूल जाइए 11th को। अब आप मान कर चलिए कि 12th से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। तो 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए जो जो बातों का जरूरत पड़ने वाला है वो सारा ही हम आपको बताएंगे। इसलिए कोई भी शब्द, कोई भी लाइन ऐसा आपको नहीं लगेगा कि ये मुझे नहीं आता है, क्योंकि कोई भी शब्द जो 11th का भी है, जो 12th के टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी होता है, वो हम आपको बता देंगे। और इस तरह ऑर्गेनिक यहीं से चालू होता है, ऐसा मानकर अब आप चले। यहां पर हम लोग ऑर्गेनिक का कुछ बेसिक पॉइंट सीखने वाले हैं जिसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, जो 12th के रिएक्शंस को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। हालांकि ये टॉपिक 11th का है, लेकिन 12th के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये 11th का टॉपिक आपको ना आए तो 12th का सीखना असंभव है, क्योंकि वहां बार बार इनका उपयोग होते रहता है। तो अब हम लोग कुछ बेसिक टर्म को क्लियर करेंगे पहले, जो 11th का है लेकिन 12th के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12th को बिना इसके समझा नहीं जा सकता। तो जिनका 11th में हो चुका है उनका रिवीजन होगा और जिन्होंने 11th में पढ़ा नहीं उन्हें 12th में सीखने का मौका मिलेगा। तो इतना सोचने के बाद हम अपना टॉपिक चालू करेंगे। वैसे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और भी हम आपको दे दें, जिनके स्कूल में, जिनके सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री पहले स्टार्ट किया जाता है और ऑर्गेनिक बाद में, वो भी इस समय ऑर्गेनिक का तैयारी कर सकते हैं। ऐसा जैसे राजकमल का स्टूडेंट का बात हम करें तो वहां पर फिजिकल केमिस्ट्री पहले चालू होता है, डीएवी में फिजिकल पहले चालू होता है, ऑर्गेनिक बाद में होता है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक हम लोग पहले पढ़ लें तो इसमें कोई बुराई नहीं, और इसमें जबरदस्त फायदा आपको ये होगा कि अगर अभी आप ऑर्गेनिक को तैयार करते हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा समय मिलेगा उसको प्रैक्टिस करने के लिए, उसको अभ्यास करने के लिए, बार बार प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा समय मिलेगा। और इसलिए सही माने में ऑर्गेनिक को शुरू में ही पढ़ना चाहिए ताकि बहुत ज्यादा समय मिल सके। तो जिनके स्कूल में ऑर्गेनिक स्टार्ट हो चुका है उनको तो ऑर्गेनिक पढ़ना ही है, और जिनके स्कूल में नहीं चालू हुआ, जो बाद में चालू होगा, उनको भी फिलहाल ऑर्गेनिक जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें ज्यादा समय मिलेगा और वो बेहतर ढंग से इसको तैयार कर पाएंगे। तो इतना सजेशन के साथ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जानिए आज का पहला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। लीजिए, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको हम लोग फिजन ऑफ बॉन्ड भी कह सकते हैं। लीजिए, फिजन ऑफ बॉन्ड भी कहा जा सकता है, या इसी का दूसरा नाम है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, इसी को हम लोग क्लीवेज ऑफ बॉन्ड भी कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? केमिकल रिएक्शन जो क्लास 7 में आप पहली बार सुने थे, रिएक्शन आपके जीवन में पहली बार क्लास 7 में ही ये आया था। आखिर रिएक्शन होता क्या है? चलिए ये रिएक्शन थोड़ा दिखा दें आपको। ये रहा रिएक्शन जो क्लास 7 से आप देखते आए हैं। इस रिएक्शन को एक बार फिर से देखिए, X2 प्लस Y2 एरो दिया गया 2XY।
थोड़ा और खोलकर इसे हम आपको दिखाएं, इसके बॉन्ड को खोलकर अगर आपको दिखाएं तो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है। x बॉन्ड x प्लस y बॉन्ड y, एरो बन चुका 2x बॉन्ड y। क्या आपको दिख रहा है? यहां पर बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटता है और उसके बाद x और y के बीच नया बॉन्ड बनता है। तो यहां आप जो देख रहे हैं वही आपको कहना भी है। आपने क्या देखा? यहां एक ऐसा प्रोसेस है जहां पुराना बॉन्ड टूट जाता है और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ऐसा आपको दिख रहा है। और जो दिख रहा है यही आपको कहना भी है, ए प्रोसेस इन विच ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टेक्स प्लेस इज नोन एज रिएक्शन। इसी को हम लोग रिएक्शन कहते हैं। तो जब भी हम लोग रिएक्शन का सामना करते हैं तो फिर वहां दो बात होता ही है, हमेशा होता ही है। एक तो पुराने बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है और दूसरा नया बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है। तो ऐसे प्रोसेस को आप रिएक्शन कहते हैं। तो फिर अब हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर बॉन्ड टूटता है तो इसका टूटने का स्टाइल क्या है, आखिर ये कितने तरह से बॉन्ड टूट सकता है, अब इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जानेंगे। टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। पहला टाइप जो आपके सामने आने वाला है वो है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। लीजिए दिया गया होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। यहां पर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन दिया गया। पहला टाइप होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। क्या होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन? चलिए थोड़ा शब्दों पर गौर करें। होमो का मतलब होता है सेम और लिटिक का मतलब ब्रेकिंग होता है। ये होमोलिटिक, होमो का मतलब सेम होता है, बॉन्ड का मतलब बॉन्ड होता है और फिजन का मतलब ब्रेकिंग होता है। जो शब्द आपके सामने आया उनका अर्थ हम आपको बता रहे हैं। तो शब्दों से अंदाज हम लोगों को लग रहा है कि यहां पर निश्चित रूप से बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा और कुछ सेम वाला बात होना चाहिए, कुछ सिमिलर वाला बात होना चाहिए, तभी तो यहां होमो शब्द का उपयोग किया गया है और कुछ ऐसा ही होता नहीं है। लीजिए यहां पर डायरेक्ट आप एग्जाम्पल देखेंगे। ये दिया गया Cl बॉन्ड Cl, Cl बॉन्ड Cl दिया गया। यहां देख लीजिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है और जब ये बॉन्ड टूटता है तो बनता है Cl प्लस Cl। लीजिए Cl प्लस Cl बन चुका है। खास बात क्या है? दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम होता है, यानी दोनों के पास Cl और Cl दोनों एटम के पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन को अपनी अपनी ओर खींचने का क्षमता सेम होता है। ये जो एक सिंगल लाइन आपको दिख रहा है इसका मतलब क्या होगा? यहां दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दो इलेक्ट्रॉन, और जब दो इलेक्ट्रॉन है तो एक इसका और एक इसका। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम होने के कारण कोई भी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच नहीं पाएगा। और ऐसे हालत में क्या होगा? जब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होने लगेगा तो फिर ये Cl और ये Cl एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है और इस तरह आप लिखते हैं Cl डॉट। ये जो डॉट दिया गया ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखा आपने यहां पर बॉन्ड का ब्रेकिंग हो चुका है, दो सिमिलर एटम के बीच का बॉन्ड टूट चुका है, इसीलिए ऐसे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड को ही कहा जाएगा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। दिस इज नोन एज होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। इसी को हम लोग होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के नाम से पुकारेंगे। उसके बाद जो दिखा वो आपको कहना पड़ेगा। बोलिए जो दिख रहा है आपको कहना होगा। यहां पर जो पार्टिकल्स दिखता है आपको, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? जीरो। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जस्ट जीरो चार्ज होता है, जीरो। तो फिर खास बात क्या है? यहां पर इनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन भी है। ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिखता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसे आप ऑड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो ऑड इलेक्ट्रॉन भी आपको दिखता है। तो फाइनली द ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड present between two similar atoms is known as homolytic bond fusion and such type of process is known as homolysis। और ऐसे प्रोसेस को ही homolysis कहा जाता है। जब दो सिमिलर एटम के बीच का कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाता है तो फिर ऐसे प्रोसेस को होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। और ऐसे
ऐसे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड को होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं और ऐसे प्रोसेस को होमोलिसिस कहा जाता है। होमोलिसिस खास बात क्या है, ड्यूरिंग होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन न्यूट्रल पार्टिकल्स आर ऑब्टेन्ड हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन। आप जब होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको न्यूट्रल पार्टिकल्स देखने को मिलेगा जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और पुराना बात है, अब जानते हैं जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास कैसा नेचर पाया जाता है, पैरामैग्नेटिक नेचर पाया जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के बाद आपको मिलेगा उसके बाद पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, जस्ट वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तो ये था ऑल अबाउट होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। अब यहां पर कुछ और भी छोटा छोटा बात हम लोग सीखने वाले। हमने आपसे कहा था कि जब सिमिलर एटम के बीच का बॉन्ड टूटता है तो ऐसे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड को हम लोग होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। लेकिन 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 कुछ खास कंडीशन में वो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन नहीं भी हो सकता है। चलिए वो खास कंडीशन पर थोड़ा गौर कीजिए। कुछ विशेष परिस्थिति में सिमिलर एटम के बीच का जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है वो होमोलिटिक नहीं भी हो सकता। जैसे यहां देखिए नोट में लिखा गया पहला नंबर पॉइंट, यहां दिया गया Cl बॉन्ड Cl एरो और यहां देते हैं एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, Cl बॉन्ड Cl एनहाइड्रस AlCl3। देखिए यहां पर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है खास कंडीशन में और वो खास कंडीशन क्या है, एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 के बारे में हम आपको बता दें, AlCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होता है। लीजिए एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, मालूम आपको दिया गया 283। देखिए एल्युमिनियम के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स, और एल्युमिनियम अपना 3 का 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल दिया। एक यहां पर शेयरिंग में डालता है, यहां डालता है, यहां डालता है और ऑफ कोर्स Cl भी डालता है, तभी तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इस तरह एल्युमिनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल चुका है और जब 3 डाल दिया तो बदले में कितना मिलेगा, 6, सिर्फ 6 मिलने वाला है। यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल कहते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल के कारण क्या होने वाला है आपको मालूम, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेने के फिराक में लगा हुआ रहता है, हमेशा लेना चाहेगा, लेना चाहेगा, लेना चाहेगा। क्यों? ऑब्वियस है, जब उसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और तभी तो वो स्टेबिलिटी प्राप्त करेगा। हम आप सभी अपने आप को सुखी बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं। जाहिर है आपका AlCl3 भी अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा और इसके लिए हमेशा ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना चाहेगा, हमेशा ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेना ही चाहेगा। और अब यहां एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, जिसमें पानी नहीं हो, सूखा होना चाहिए। पानी के अलावा कुछ और हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन पानी नहीं होना चाहिए। तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में जब यहां पर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा तो क्या होगा, समझिए। कल्पना कीजिए ये AlCl3 यहां आ जाता है, ऐसा आप इमेजिन कीजिए AlCl3 यहां आ चुका है और जब AlCl3 यहां आ जाएगा तो देखिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है, एक इस Cl का और एक इस Cl का। दोनों Cl ऐसे इलेक्ट्रॉन को अपनी अपनी ओर खींचने का कोशिश करेगा। दोनों ही Cl अपने अपने इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, कोई खींच नहीं पाएगा क्योंकि दोनों के पास खींचने का क्षमता एक समान है, दोनों का औकात एक समान है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो फिर दोनों फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहेगा, ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। लेकिन अब देखिए क्या होता है, जब AlCl3 यहां पर आकर खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, ये Cl दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर टानेगा और AlCl3 भी खींचेगा और इसके कारण दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें घुस जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें घुस जाएगा। तो इस Cl में कितना इलेक्ट्रॉन घुसा, 2, एक अपना एक पराया।
भाई यहां दो इलेक्ट्रॉन है, किसका एक इसका, दोनों जब इसमें घुसा तो एक तो अपना ही घुसा और एक इसका भी इसने ले लिया। बचपन में कभी आपने सुना होगा जब किसी में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो उसके ऊपर -1 होता है और जब किसी से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके ऊपर +1 होता है। तो इसे फायदा कितना का हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का घुसा कितना, 2, एक अपना एक पराया, फायदा कितना का हुआ, 1 का, इसलिए इसके ऊपर माइनस होगा और इसका छिना लिया एक इलेक्ट्रॉन, छीन चुका है और जब छीन गया तो इसको कितना का नुकसान हुआ, 1 का, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, प्लस। और इस तरह देखिए Cl प्लस और Cl माइनस बन चुका। बताइए क्या ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन है? नहीं, ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन नहीं है, क्योंकि अब जानते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में न्यूट्रल पार्टिकल्स बनता है, लेकिन यहां तो चार्ज पार्टिकल बन चुका। तो देखा आपने कुछ विशेष परिस्थिति में सिमिलर एटम का जब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है तो वो होमोलिटिक नहीं भी होता है। सबूत आपके सामने। आप कहेंगे ये क्यों आप बता रहे हैं? देखिए आपको हेलोएरिन पढ़ना है, अल्काइल हैलाइड और हेलोएरिन आपको पढ़ना है, वहां पर मुझे इसका उपयोग होने वाला है, इसलिए आज ही हम इसको एक्सप्लेन कर दिए ताकि वहां पर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक है, ये 11th का ही टॉपिक है, लेकिन 12th के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 12th के बाद को समझने के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है इसे सीखना। अब आइए, आप में से बहुत के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर आप एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, अगर यहां पानी होगा तो क्या हो जाएगा? अगर हम लोग पानी वाला AlCl3 ले लें, वो AlCl3 जिसमें पानी है वो ले लें तो क्या हो जाएगा? एनहाइड्रस क्यों लेंगे? इसके पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं? आइए अब इसका भी जवाब आपको दे देते हैं। अगर हम लोग हाइड्रस AlCl3 लेंगे तो देखिए, हाइड्रस का मतलब होता है पानी, वाटर। यहां पर वाटर अगर रहता है तो फिर क्या होगा? देखिए वाटर में आपको मालूम ऑक्सीजन के पास बचा हुआ रहता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। अब ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करते हुए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए इसके साथ अटैच हो जाएगा, बन जाएगा AlCl3H2O। ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए इसके साथ अटैच हो जाता है, इसके साथ चिपक जाता है, और जब इसके साथ चिपक जाएगा तो अब बताइए क्या AlCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। और जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है तो क्या ये अब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। इसलिए अगर आप हाइड्रस AlCl3 लेते हैं, पानी वाला AlCl3 लेते हैं, तो ये ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जो है वो होमोलिटिक ही हो जाएगा। तो लीजिए इसके प्रेजेंस में ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जो होने वाला है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, वो फिर होमोलिटिक ही हो जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये होमोलिटिक ना हो तो फिर आपको एनहाइड्रस AlCl3 ही लेना पड़ेगा। ये था एनहाइड्रस लेने का कारण। उसके बाद अब हम लोग दूसरा टाइप ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, दूसरा टाइप अब हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा टाइप है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन दिया है। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होगा? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। होमो का मतलब तो आपने कहा था सेम, कॉमन सेंस का उपयोग कीजिए। हेटेरो का मतलब क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए? ऑफ कोर्स डिफरेंट ही होना चाहिए और होता भी है। तो हेटेरो का मतलब डिफरेंट ही होता है। तो भाई हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन है तो टॉपिक को सुनने से आपको अंदाज लग चुका है कि निश्चित रूप से यहां पर बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा जो डिफरेंट एटम के बीच पाया जाना चाहिए, और कुछ ऐसा ही होने वाला भी है। चलिए डायरेक्ट आपको एग्जांपल ही हम दिखा देते हैं। लीजिए यहां एग्जांपल दिया गया H बॉन्ड Cl, ऐसा दिया। मालूम आपको Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन होता है, यानी Cl के पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का क्षमता ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू H की तुलना में। तो अब क्या होगा? फंसा हुआ दोनों इलेक्ट्रॉन को Cl हल्का सा अपनी ओर खींच लेगा। Cl इतना भी ताकतवर नहीं कि पूरी तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन को हड़प ले, ऐसा उसमें क्षमता नहीं होता, लेकिन हाँ
हल्का सा उसमें खींचने का क्षमता जरूर होता है, इसलिए Cl अपना इलेक्ट्रॉन तो लेता ही है, H के इलेक्ट्रॉन को भी हल्का सा अपनी ओर खींच लेता है। और जब हल्का सा अपनी ओर खींच लेगा तो इसके ऊपर माइनस डेल्टा और इसके ऊपर प्लस डेल्टा चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां प्रोड्यूस हो चुका है। अब देखिए क्या होता है जब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होने लगता है, जब बॉन्ड टूटने लगता है, जब बॉन्ड टूटने लगता है तो फिर अब क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर Cl भाग जाएगा। अरे Cl हल्का सा तो अपनी ओर पहले ही खींच चुका था और जब बॉन्ड टूटने लगता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन को Cl अपनी ओर खींच लेता है और उसके बाद इसमें कितना इलेक्ट्रॉन घुसता है, 2। फायदा कितना का होता है, 1 का, और इसे नुकसान कितना का होता है, 1 का। इसलिए आपको मिलेगा H+ और Cl-। लीजिए इस तरह से ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड को ही हम लोग कहने वाले हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। इसी को जस्ट हम लोग हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन कहेंगे। तो फाइनली हम लोग क्या कहेंगे, फाइनली क्या कहा जाएगा, द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स इज नोन एज हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन एंड सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज हेटेरोलिसिस। और ऐसे प्रोसेस को ही हेटेरोलिसिस के नाम से पुकारा जाता है। तो फिर खास बात क्या है, जब हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है तो फिर आपको कैसा पार्टिकल मिलता है, देख लीजिए, चार्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। तो फाइनली हम लोगों ने सीखा कि जब भी 2 डिफरेंट एटम के बीच का बॉन्ड टूटता है तो उसे हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं। लेकिन कुछ खास कंडीशन में ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो याद रहे ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि जब भी 2 डिफरेंट के बीच छूटेगा तो वो हमेशा हेटेरोलिटिक ही होगा। आपको केयरफुल रहना होगा, कुछ सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ खास कंडीशन में वो हेटेरोलिटिक नहीं भी होता। चलिए वो एग्जांपल हम आपको दिखा दें। यहां देखिए यहां दिया गया CH3 बॉन्ड NH2 ऐसे दिया। देखिए यहां पर जो बॉन्ड बना हुआ है वो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच बना हुआ है। चलिए बॉन्ड को अगर खोलकर हम आपको दिखा दें, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में हम आपको दिखा दें तो कुछ इस तरह से बॉन्ड आपको दिखने वाला है। लीजिए यहां पर सारे बॉन्ड को खोल कर दिखा दिया गया आपको। तो फिर अब क्लियर कट आपको दिख रहा होगा यहां पर बॉन्ड किनके बीच बना हुआ है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच बना हुआ है। खास बात क्या है, जब यहां पर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है तो फिर ये हेटेरोलिटिक नहीं होता। कार्बन नाइट्रोजन 2 डिफरेंट है, ये हेटेरोलिटिक नहीं होता, बल्कि दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है। लीजिए CH3 डॉट प्लस यहां दिया गया NH2 डॉट, इस तरह से आपको मिल जाता है। आप कहेंगे आश्चर्य ऐसा कैसे हो गया, ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसको तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं लेकर भाग पाया, केवल अपना ही इलेक्ट्रॉन लिया और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन को लेने में सफल हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों, कैसे हो जाता है? तो ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट ऑर्बिट में बचा हुआ रहता है। मालूम आपको नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 3 शेयरिंग में डाल दिया, 2 यहां 1 यहां और 2 उसके पास बचा हुआ, जिसको हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, इस डायरेक्शन में धक्का मारेगा, जिसके कारण कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग होने में सफल हो जाता है और इस तरह यहां ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हेटेरोलिटिक नहीं हो पाता। तो ये था कुछ विशेष कंडीशन में वाला बात, जो आगे चलकर जब हम लोग रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे तो वहां इन बातों का उपयोग बड़े पैमाने पर होने वाला है। तो बस आज इतना ही।